हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फर्स्ट एड एंड हेल्थ के लिए प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन पेपर है, इसके लिए हम टोटल आपको 500 जो टॉप 500 हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उनकी हम लोग सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे। और अभी तक कुछ लोगों का पेपर भी हो गया है और ये सीरीज़ हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी जिन लोगों का पेपर होना बाकी है उन लोगों को ये सीरीज पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है, ताकि आप फर्स्ट एड एंड हेल्थ के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, इस सीरीज़ के हमने अभी तक आपको क्लास 5 मतलब कि 5 वीडियोज़ हमने आपको दे दिए हैं और 5 वीडियोज़ में हम आपको 250 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा चुके हैं। मतलब कि ये सीरीज़ का जो हाफ पोर्शन है वो हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं और ये हमारा 6वां वीडियो है, मतलब कि 6 नंबर की क्लास है, जिसमें हम 251 नंबर क्वेश्चन से चलने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं, तो आपका मीडियम चाहे जो हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए ये पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, यदि आप सिर्फ ये सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। फर्स्ट एड एंड हेल्थ के क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छा आपका स्कोर रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम प्रत्येक वीडियो में 50 क्वेश्चन करते हैं। भाई कितने करते हैं? 50 क्वेश्चन करते हैं। हमने आपको 5 करा दिए हैं, इसलिए हमने 250 क्वेश्चन आपको दे दिया है टोटल। इस वीडियो में हम 251 नंबर क्वेश्चन से चलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से और क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रख सकें और चीज़ों आपको रटने ना पड़े, आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसका आंसर आपको बताना है कि युवावस्था में लड़के और लड़कियों में कौन से बदलाव आते हैं। व्हाट चेंजेस ऑक्योर इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग द पबर्टी। ठीक है, जब गर्ल्स एंड बॉयज पबर्टी एज में होते हैं, मतलब युवा अवस्था में होते हैं, तो उनमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर उपरोक्त सभी। तो देखा जाए, यदि इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो सबसे सटीक आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि शारीरिक चेंजेस भी आते हैं, मानसिक भी आते हैं, सामाजिक चेंजेस, सोशल चेंजेस भी आते हैं, मेंटल, फिजिकल, ये सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिले जिसमें कि ऑप्शंस आपके फिजिकल चेंजेस वहाँ पर ज़्यादा आपको लग रहा हो और बाकी ऑप्शंस बिल्कुल बेमेल खा रहे हों, जैसे कि यहाँ पर मेंटल चेंजेस तो होते हैं, आप ये देख ही सकते हैं, सामाजिक चेंजेस भी कुछ होते हैं, लेकिन जहाँ पर हम प्रायोरिटी की बात करेंगे, प्राथमिकता की बात करेंगे, तो वहाँ पर शारीरिक चेंजेस, क्योंकि हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फिजिकली जो चेंजेस हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये सस्पेंस वाला क्वेश्चन था, हमने पहले ही इसको रखा हुआ है आपके सामने, ताकि आपका सस्पेंस आपको ना रहे। मैक्सिमम केसेस में ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 252 नंबर, युवावस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन किस हार्मोन की वजह से होते हैं। विच हार्मोन कॉजेज चेंजेस इन बॉयज ड्यूरिंग द पबर्टी। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों, एस्ट्रोजन जो है ये एक एस्ट्रॉइड हार्मोन है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। बेसिकली गर्ल्स में जो सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वे एस्ट्रोजन की वजह से ही डेवलप होते हैं। ठीक है, तो फीमेल्स में एस्ट्रोजन और मेल्स में जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके डेवलप में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो टेस्टोस्टेरोन की होती है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन की होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। युवा अवस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन किस हार्मोन की वजह से होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 253, लड़कों में युवा अवस्था की औसत आयु क्या है। लड़कों में युवा अवस्था की औसत आयु आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ पबर्टी इन बॉयज। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। ठीक है,
और यदि गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में ये जो एवरेज एज होती है वो 11 वर्ष होती है। कितनी होती है दोस्तों? 11 वर्ष होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 254। निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? पक्षघात, मानसिक अवसाद, लिवर या फिर हर्पीज, पैरालिसिस, मेंटल डिप्रेशन या फिर लिवर सिरोसिस या फिर हर्पीज। तो 254 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हर्पीज। ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा राइट आंसर। ठीक है। और पक्षघात आपको पता ही होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालिसिस के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, ज़्यादा फेमस है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब आपका नर्वस सिस्टम में आपके प्रॉब्लम आ जाती है, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप स्पेसिफिक किसी बॉडी के किसी पार्ट को, स्पेसिफिकली किसी बॉडी मतलब बॉडी के अपने किसी पार्ट को आप उसका मूवमेंट कराने में सक्षम नहीं रहते हैं, मतलब कि आप मूवमेंट नहीं करा पाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके हैंड में हो गया तो आप हैंड अपने हिसाब से मूवमेंट नहीं कर सकते हैंड को, पैर में हो गया तो पैर मूवमेंट नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम होता है जब आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तब। ठीक है। तो ये हर्पीज जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पैरालिसिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आने की वजह से ये आपको होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 255। HIV वायरस मानव शरीर की किस प्रणाली पर हमला करता है? विच सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अटैक्ड बाय द HIV वायरस? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, पाचन प्रणाली, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर तंत्रिका प्रणाली, नर्वस सिस्टम या फिर त्वचा को प्रभावित करता है, स्किन को। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्यूनिटी सिस्टम पर। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर अटैक करता है कौन? HIV वायरस। दोस्तों HIV वायरस के अटैक की वजह से एड्स होता है, आपको पता होगा एड्स। ठीक है। कई बार एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है दोस्तों? इसको मैं लिखे दे रहा हूँ, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है। कई बार आपसे HIV का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो HIV का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, HIV का फुल फॉर्म होता है वो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? आपसे पूछेगा कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। HIV रोग किस सिस्टम पर या फिर किस तंत्र पर या फिर किस प्रणाली पर अटैक करता है, तो आपको याद रखना है कि प्रतिरक्षा प्रणाली या फिर इम्यूनिटी सिस्टम पर ये अटैक करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 256। पुरुष में हीमोग्लोबिन का समान स्तर कितना होता है? पुरुष में हीमोग्लोबिन का समान स्तर कितना होता है? 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 12 to 60 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, 10 to 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर या फिर 10 to 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर या फिर 14 to 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पुरुष में आपसे पूछा जा रहा है हीमोग्लोबिन लेवल इन मेल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये होता है 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बना लेंगे 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। यदि बात करें फीमेल्स में, तो फीमेल्स में जो होता है ये 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ठीक है। फीमेल्स की बात करेंगे तो 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर, मेल्स की बात करें तो 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है। और कई बार आपको क्या होगा कि आप डिफरेंट जब सोर्सेज से इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कई बार इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जनरली क्या होता है कि जनरली आपका यही आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 257।
आपको बताना है कि गुर्दे की जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है वो कौन सा है। स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एस्ट्रोजन या फिर एंड्रोजन। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा बिल्कुल सही जवाब है। एस्ट्रोजन के बारे में अभी हमने बताया कि दिस इज ए स्टेरॉइड हार्मोन्स जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है। न्यूरॉन्स ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 258। फर्स्ट एड शब्द पहली बार कब प्रकाश में आया? फर्स्ट एड वर्ड जो है यूज्ड फर्स्ट ईयर, कौन से ईयर में फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ये आपको बेसिकली बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1870 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1890 में या फिर 1990 में कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1878 में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। फर्स्ट एड शब्द जो है ये सबसे पहले 1878 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसको सबसे पहले ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रिटेन में बेसिकली जो है इसका प्राथमिक उपचार और राष्ट्रीय सहायता के लिए ये वर्ड जो है सामने आया था। ठीक है। बेसिकली प्राथमिक उपचार, जैसा कि यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, प्राथमिक उपचार और राष्ट्रीय सहायता के लिए कुछ लोगों को ट्रेन किया जा रहा था। ठीक है। और इसी प्रक्रिया के इसी प्रणाली को लेकर इन्होंने फर्स्ट एड जो शब्द है उसको इंट्रोड्यूस किया था। कब? 1878 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 259। 259 आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फर्स्ट एड? तो आपको याद रखना कि फ्रेडरिक स्मार्च जो है इनको मॉडर्न फर्स्ट एड का फाउंडर माना जाता है, अर्थात आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक माना जाता है फ्रेडरिक स्मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 260। रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती है? रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार जो प्राथमिक उपचार पेटी है वो कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5 या फिर 2? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार की होती हैं। रेड अकॉर्डिंग टू द रेड क्रॉस सोसाइटी टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स जो हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 261। फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकता है? बाय व्हाट टेक्निक्स टू फायरमैन टेक ए पर्सन टू सेफ प्लेस? कंधों पर उठाकर, छत से नीचे फेंक कर। आप, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। यदि आप इसमें भाई छत से फेंकेगा तो वो मर जाएगा ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जोर से घसीटेगा तो फिर फ़ायदा ही का उसको उठा के ले जाने का। इनमें से सभी हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको ऐसे मिलेंगे आपके पेपर में जो कि बहुत ईजी होंगे। ऐसे क्वेश्चन की संख्या 15 से 20 क्वेश्चन 100 में से आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी आप 80+ या फिर 90+ स्कोर कर सकते हैं। और इस सीरीज़ को आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप 90+ स्कोर करके ही आएंगे। ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से इस सीरीज़ को हमने डिज़ाइन किया है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टॉपिक्स हैं, सभी को इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि पट्टियों के कितने प्रकार होते हैं? पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? टाइप्स ऑफ बैंडेज 1, 2, 3, 4। बेसिकली जो जनरली आपसे पूछा जाता है, जो जनरल की बात करें, ठीक है, जनरली पट्टियाँ जो होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं दोस्तों? 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये भी आपसे कभी पूछेगा तो नहीं बेसिकली, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि पहला होता है धुंध। इंग्लिश में इसको कहते हैं गेज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गेज। दूसरा हमारा होता है संपीड़न, कॉम्प्रेशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्प्रेशन।
तीसरा दोस्तों हमारा होता है त्रिकोणी पट्टी, त्रिकोणी पट्टी, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर बैंडेज बोलेंगे। और चौथी हमारा होता है ट्यूब पट्टी, या फिर इंग्लिश में बोल लो ट्यूब बैंडेज, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स की आपके बैंडेज होती हैं। सबसे पहले गेज बैंडेज, कंप्रेशन बैंडेज, ट्रायंगुलर बैंडेज एंड ट्यूब बैंडेज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और देखो बेसिकली हमने आपको क्या बताया यहाँ पे, हमने कहा कि मुख्य रूप से 4 प्रकार की पट्टियाँ होती हैं। और वैसे पट्टियों के टाइप्स को देखेंगे आप तो कम से कम 12 से 15 टाइप्स होते हैं पट्टियों के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 7 टाइप्स हमने आपको दिए हैं, 7 टाइप के बैंडेज यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे गेज बैंडेज, कॉमन गेज रोलर बैंडेज, ठीक है, इसी को बोलते हैं एडहेसिव बैंडेज, लिक्विड बैंडेज, लिक्विड बैंडेज को 3D मॉडल बैंडेज भी कहते हैं, और कंप्रेशन बैंडेज, ट्रायंगुलर बैंडेज, ट्यूब बैंडेज, किरिगामी बैंडेज। तो बेसिकली बैंडेज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, और आज के मॉडर्न ज़माने में, मॉडर्न समय में बहुत सारे बैंडेज का आविष्कार भी हुआ। तरह तरह के रोगों, मतलब तरह तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए नए नए बैंडेज का भी आविष्कार हुआ। लेकिन जो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 263, त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग शरीर के किस भाग में किया जाता है। जो ट्रायंगुलर बैंडेज अभी हमने आपको बताया, कौन से बॉडी के कौन से पार्ट में इसका यूज होता है, कंधों पर होता है, उंगलियों पर होता है, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं, ऑन शोल्डर्स, फिंगर्स, या फिर बोथ शोल्डर्स एंड फिंगर्स पे। तो 263 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका दोस्तों इस्तेमाल कंधों पर भी होता है और उंगलियों पर भी होता है, ठीक है, उंगलियों पर ही होता है। हमने जो मतलब हमारी पिछली जो क्लासेस थी, प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको इमेजेस भी दिखाई थी कि ट्रायंगुलर जो बैंडेज होती है कैसे बांधी जाती है, ठीक है। और ट्रायंगुलर बैंडेज में हम सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सेफ्टी पिन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन से बैंडेज में सेफ्टी पिन्स भी प्रोवाइड करी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगुलर बैंडेज में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 264, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है। मीथेन निकलता है, पोटेशियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत कॉमन से क्वेश्चन है, व्हाट कम आउट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो बहुत कॉमन से क्वेश्चन है कि जब हम रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में होते हैं, जब रिस्पायरेशन के प्रोसेस में होते हैं, तो हम इनहेल करते हैं क्या, ऑक्सीजन को हम अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये पूछ रहा था कि क्या बाहर निकालते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CO2, ऑक्सीजन को O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 265, श्वसन तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है। श्वसन तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है। देखो दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। व्हाट डज द रिस्पायरेशन सिस्टम ट्रांसपोर्ट द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो रिस्पायरेशन सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट करता है ह्यूमन बॉडी को, वो करता है ऑक्सीजन, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 266, श्वसन तंत्र सांस लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है। देखो जो रिस्पायरेशन सिस्टम होता है, और वो तो सांस लेने में हमारी मदद ही करता है, ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करता ही है, उसके सिवा और कौन सा कार्य करता है। तो बोलने में भी हमारी मदद करता है। किस में मदद करता है, बोलने में, इन स्पीकिंग। आप सोचिए, आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जब भाई जैसे मान लो आप बोल रहे हो, तो आपने बोलने के दौरान क्या महसूस किया कि आपके मुंह से हवा निकलती है। तो रेस्पायरेशन सिस्टम हमें बोलने में भी मदद करता है। अगर हमारा रेस्पायरेशन सिस्टम ख़राब हो जाए, हम सांस लेने में दिक्कत हो, हमको प्रॉब्लम हो, तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। तो बोलने में भी मदद करता है हमारा रेस्पायरेशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 267, कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है। जो हमारा
आपको बताना कि व्हिच ऑर्गन इज नॉट पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन सिस्टम। रिस्पायरेशन सिस्टम का कौन सा जो अंग है वो इस सिस्टम का कौन सा अंग हिस्सा नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा पार्ट नहीं है। ग्रसनी है, स्वरयंत्र है, तो ये दोनों तो हैं, ब्रोंची और नेफ्रॉन। तो अब आपको इन दोनों में डिसाइड करना है कि कौन सा नहीं है। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो नेफ्रॉन है ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। किसका है दोस्तों? नर्वस सिस्टम का। तो कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का कौन पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना कि नेफ्रॉन। और ये तीनों के तीनों जो हैं ओकल कॉर्ड, ब्रोंची एंड फेरेंक्स, और ये जो हैं ग्रसनी हिंदी में इसको बोलते हैं, ये हैं आपके रेस्पायरेशन सिस्टम के पार्ट। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इमेजेस हमने लगाई हैं, इसको चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने जो आपको दिखाया कि जो ब्रोंची है, ब्रोंची होता कहाँ पर है, तो ये जो ट्यूब हैं, ये जो आपके ट्यूब्स हैं, ये बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पर हर जगह से ये जुड़ी हुई हैं, ये हर जगह से जुड़ी हुई। तो इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेकर ये जो आपके ये लंग्स, जो फेफड़े हैं, इस फेफड़े के प्रत्येक जगह ये पहुँचाता है। ठीक है, ये आपका ब्रोंची लगा हुआ है। ये आपका होते हैं लरेंक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये आपका है फेरेंक्स। और यहाँ पर हमने चीज़ें लिखा हुआ है कि द ब्रोंची आर टू लार्ज ट्यूब्स। ये जो ट्यूब्स आपको दिखाई दे रहा है, ये टू लार्ज ट्यूब्स हैं दैट कैरी एयर फ्रॉम द योर विंड पाइप। ये आपका विंड पाइप है, ठीक है, विंड पाइप टू योर लंग्स, मतलब कि विंड पाइप से ये एयर लेकर फेफड़ों में पहुँचाती हैं, आपके लंग्स में पहुँचाती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। डायग्राम से आपको ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए हमने स्लाइड्स को बहुत ही बाखूबी, मतलब कि जितना हो सकता था हमसे उतना अच्छी तरीके से इसको हमने डिज़ाइन करने का प्रयास किया है। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ये वीडियो आपको अच्छा भी लग रहा होगा। और इस वीडियो के संबंध में यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बेशक आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपको ये हमारी मेहनत पसंद आ रही है और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा ये वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। 268 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? हाउ मेनी लोब्स आर इन राइट लंग्स। ठीक है, देखो हमारे फेफड़े में जो होते हैं टू लंग्स बेसिकली होते हैं, टू फेफड़े में दो पार्ट होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि दाहिने फेफड़े में कितने लोब्स होते हैं। तो जब दाहिने की बात करेंगे तो आप 3 बताएंगे। 3 लोब्स होते हैं राइट लंग्स में, ठीक है। और यदि लेफ्ट की बात करेगा तो 2 होते हैं, ठीक है। लेफ्ट की बात करें तो 2 और राइट की बात करें तो 3। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने इमेज लगाया हुआ है, ये है राइट लंग्स आपका, ये है आपका राइट मतलब कि दाहिना फेफड़ा, और ये है आपका बायां फेफड़ा। ये इसमें 3 लोब्स हैं, पहला लोब्स ये है, दूसरा लोब्स ये है, तीसरा ये है लोब्स। इनके नाम क्या हैं? सुपीरियर लोब्स, मिडिल लोब्स एंड इन्फीरियर लोब्स। और यहाँ पर सुपीरियर एंड इन्फीरियर होता है और यहाँ पर जबकि मिडिल लोब्स भी होता है, तो इसलिए इधर हो जाते हैं 3 और इधर है 2, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि ये राइट है, आपको लग रहा होगा ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो नहीं, आप इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप उस साइड खड़े होंगे, आपके डिस्प्ले इस साइड है, आप खड़े होंगे उस साइड, तो आप महसूस कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना कि ये राइट है, ये लेफ्ट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। राइट में 3 होते हैं लोब्स और लेफ्ट में 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 269। जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार आपसे पूछा गया, आपके पेपर में पूछा गया था। उसको स्ट्रोक कहते हैं, श्वासोरोध कहते हैं, फिट्स कहते हैं, या फिर कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। स्ट्रोक या फिर एस्फिक्सिया कहते हैं, या फिर फिट्स कहते हैं, या कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो 269 का सही जवाब हो जाएगा एस्फिक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको एस्फिक्सिया कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलते हैं श्वासोरोध बोलते हैं। तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? हाउ शुड ए ड्रूमिंग पर्सन बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस आफ्टर बीइंग टेकिंग आउट ऑफ द वाटर? तो उसको रखना चाहिए पीठ के बल। किसके बल रखना चाहिए? पीठ के बल, ऑन द बैक साइड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। दोस्तों ये फर्स्ट एड की जो इम्पोर्टेंट जानकारी है ये आपको लाइफ के किसी न किसी फेज में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ना सिर्फ आपके एग्जामिनेशन के लिए बल्कि आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से ज़रूर समझें। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। 271 नंबर क्वेश्चन हमारा, जिसमें बता रहा कि चोकिंग वह स्थिति है जिसमें कोई बाहरी वस्तु श्वास तंत्र के इस भाग में फंस जाता है। देखो चोकिंग इज ए कंडीशन, ये एक कंडीशन है। और ये कौन सी? जब कोई ऑब्जेक्ट श्वास तंत्र में फंस जाता है। बेसिकली अब आपको ये बताना है कि श्वास तंत्र के किस भाग में फंसता है। ठीक है, दो बातें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि चोकिंग क्या है। चोकिंग बेसिकली एक कंडीशन है जब कोई बाहरी ऑब्जेक्ट आपके रिस्पायरेशन सिस्टम में, फंस जाता है तो उसको हम कहते हैं चोकिंग। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो चीज़ फंस जाती है वो कहाँ पर है? रिस्पायरेशन सिस्टम के किस पार्ट में फंसती है? मुंह में फंसती है, श्वास नली में फंसती है, ग्रसनी में, स्वर यंत्र में। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर वी, श्वास नली में। जब कोई वस्तु श्वास नली में फंस जाती है तो उसको हम कहते हैं चोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दमा के क्या लक्षण है? व्हाट आर द सिम्टम ऑफ अस्थमा? अस्थमा के क्या लक्षण है? छाती में जकड़न, खांसी, अचानक हाँफना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों? दमा के लक्षण हैं, जिसको अस्थमा कहते हैं इंग्लिश में, अस्थमा। ये सभी के सभी अस्थमा के लक्षण हैं। हाइपोक्सिया क्या है? व्हाट इज द हाइपोक्सिया? शरीर में ऑक्सीजन की कमी, शरीर में अमोनिया की कमी, मीथेन, या फिर शरीर में नमक की कमी। तो हाइपोक्सिया जो होता है, दिस इज द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। जब बॉडी में डिफिशियंसी होती है किसकी? ऑक्सीजन की। तो ये कहलाता है हाइपोक्सिया। क्या कहलाता है दोस्तों? हाइपोक्सिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हमारा 274, सीलिया जो हमारे वायु मार्ग को साफ रखने में मदद करते हैं। सीलिया जो हमारे वायु मार्ग को क्या करते हैं? साफ रखने में मदद करते हैं। श्वसन तंत्र के किस अंग में पाए जाते हैं? ग्रसनी में, नाक में, फेफड़े में, या फिर श्वास नली में? तो जो ये लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, इसमें सीलिया पाया जाता है। और सीलिया का काम क्या होता है दोस्तों? ये हमारे वायु मार्ग जो होते हैं, जो ये वायु मार्ग है, एयर पासेज, जिधर से एयर पास होती है, उसको साफ रखने में मदद करते हैं, ताकि हमारी जो ट्यूब्स हैं जिनके माध्यम से एयर जाती है, जो एयर ट्यूब्स ब्लॉक ना हो जाएं, ठीक है, बंद ना हो जाएं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको साफ रखे। और ये कार्य किसका होता है? तो ये कार्य होता है सीलिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 275, मानव के हृदय का वजन कितना होता है? मानव के हृदय का जो वजन होता है वो कितना होता है? ह्यूमन हार्ट वेट इज 100 ग्राम से 200, 150 से 200 ग्राम, 250 से 300 ग्राम, 500 से 550 ग्राम। तो 275 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250 से लेकर के 300 ग्राम तक होता है ह्यूमन का हार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 276, मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? मानव जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, हैविंग हाउ मैनी चेंबर्स? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 6 होते हैं? तो सभी को पता होगा कि ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 चेंबर्स इन ह्यूमन हार्ट। चलिए ये देखिए, हमने यहाँ पर इमेज लगाया हुआ है हार्ट चेंबर्स। ये 4 आपके चेंबर्स हैं।
राइट एट्रियम। देखो जो ऊपर के साइड में 2 चेम्बर होते हैं और नीचे के साइड में भी 2 चेम्बर होते हैं। ऊपर के साइड में राइट एंड लेफ्ट होते हैं, नीचे के साइड में राइट एंड लेफ्ट होते हैं, बट इनके नाम में क्या चेंजेस है वो आपको देखना है। ठीक है, जो ऊपर वाले होते हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एट्रियम। तो ऊपर लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। और जो नीचे के चेम्बर्स होते हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेंट्रिकल। तो ये टोटल मिला के कितने चेम्बर हो जाते हैं? टोटल मिला के 4 चेम्बर हो जाते हैं हार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 277। मानव हृदय की लंबाई कितनी होती है? जो ह्यूमन हार्ट अभी हमने आपको दिखाया ये, इसकी लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 या फिर 20 सेंटीमीटर। तो ह्यूमन हेड की जो लेंथ होती है वो बेसिकली 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 278। शरीर के किस अंग से रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में आता है? शरीर के किस अंग से जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में आता है? फ्रॉम द व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू द हार्ट? किडनी से, लंग्स से, ब्रेन से, लीवर से। तो 278 का जो सही जवाब है वो है आपका लंग्स, फेफड़े से। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो फेफड़ा होता है, जो ये लंग्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो भी हमारे ब्लड्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2, उनको बाहर निकाल फेंकते हैं। और जो भी अन्य मतलब फर्जी गैसेस होती हैं हमारे बॉडी में, उनको बाहर निकालते हैं। और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ये जो उसमें ब्लड में मिलाते हैं और ब्लड के माध्यम से क्या होता है, ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा था कि शरीर के किस अंग से जो रक्त है ऑक्सीजन युक्त होकर निकलता है? तो फेफड़े से जो है रक्त जो है ऑक्सीजन युक्त से होकर निकलता है। ठीक है, और बेसिकली यदि आपको कन्फ्यूजन हो कि हार्ट क्या करता है, तो जो आपका हृदय होता है ये सिंपली इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये पंप करने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों? ये पंप करने का काम करता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 279। त्वचा से खून कब निकल सकता है? व्हेन कैन ब्लड कम आउट ऑफ द स्किन? मोच आने पर, तनाव आने पर, कटने पर या फिर दबाव आने पर? ऑन द गेटिंग हिस्ड, ऑन स्ट्रेस, ऑन कट और या फिर ऑन प्रेशर। तो देखो चाहे मोच आए चाहे तनाव आए, ब्लड नहीं निकलेगा जब तक कि स्किन कटेगी नहीं। जब तक कि आपकी जो स्किन है उस पर कट नहीं लगेगा कोई, तब तक ब्लड बाहर नहीं निकलता। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑन द कट। 280 नंबर क्वेश्चन है, दिल का दौरा आने पर प्रभावित व्यक्ति को कौन सी दवा तत्काल आराम के लिए दी जाती है? Which medicine is given to the affected person for the immediate relief in case of heart attack? पैरासीटामॉल, एस्प्रिन, रिवाइटल या फिर लिम्सी? पैरासीटामॉल, एस्प्रिन, रिवाइटल या फिर लिम्सी। तो 280 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एस्प्रिन। यदि किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को दिल का दौरा पड़ रहा है तो उसको इमीडिएटली रिलीफ देने के लिए आप एस्प्रिन मेडिसिन या फिर एस्प्रिन की टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 281। मस्तिष्क में रक्त स्त्राव का क्या कारण हो सकता है? मस्तिष्क में रक्त स्त्राव का क्या कारण हो सकता है? व्हाट कैन कॉजेज ब्लीडिंग इन द ब्रेन? स्ट्रोक, स्प्रेन, जिसको मोस्ट कहते हैं, फैट डिफिशियंसी, फैट की कमी, ग्लूकोज डिफिशियंसी, ग्लूकोज की कमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक में क्या होता है? मस्तिष्क में रक्त स्त्राव हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से नीचे यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमने लिखी है। ए स्ट्रोक कैन ऑक्योर व्हेन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज ब्लॉक्ड। देखो स्ट्रोक 2 तरीके के होते हैं, आपको थोड़ा सा समझ लेना यहाँ पर कि स्ट्रोक जो है होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। पहला, ए स्ट्रोक कैन ऑक्योर व्हेन द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज ब्लॉक्ड। जब जो ब्लड आपका है, ठीक है, जो आपका ब्लड है, यदि इसका जो फ्लो ब्रेन में होता है, ठीक है, ब्रेन में इसका फ्लो जो है ये ब्लॉक हो जाए, तब भी स्ट्रोक आपको आएगा। या फिर यहाँ पर देखिए, अथवा
देयर इज द सडन ब्लीडिंग इन द ब्रेन, या फिर सडनली आपके ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगे, क्या होने लगे, आपके ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगे, तब भी आपको स्ट्रोक आएगा। तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आई। जब ब्रेन में ब्लड का फ्लो ब्लॉक हो जाए तो भी स्ट्रोक आएगा, एंड जब ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगे तो भी स्ट्रोक आएगा। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 282, नुकीली चीज़ घुसने से होने वाला घाव है। देखो जो घाव होते हैं, वाउंड होते हैं, ये कई टाइप्स के होते हैं। जैसे कि कोई धारदार वस्तु आपकी स्किन में लग गई तो उसका घाव अलग होगा, कोई नुकीली चीज़ जैसे सुई वगैरह चुभ गई तो उसका घाव अलग होगा, ठीक है। या फिर किसी वजनदार चीज़ से आपके ऊपर मार दिया किसी ने तो उसका घाव अलग हो जाएगा। तो इन सभी घाव के अलग अलग नाम हैं, वही आपको बताना है कि नुकीली चीज़ घुसने से होने वाला घाव कौन सा है। एब्रेशन है, इंसिजन है, या फिर लेसरेशन है, या फिर पंचर घाव है। पंचर वाउंड, लेसरेशन, इंसिजन या फिर एब्रेशन, ठीक है। तो जब कोई नुकीली चीज़ आपके अंदर घुस जाती है, आपकी स्किन में घुसती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं पंचर वाउंड। क्या बोलते हैं? पंचर वाउंड। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, या आपने सभी लोगों ने मेरे हिसाब से साइकिल चलाई होगी। साइकिल में जब कोई कांटा घुस जाता है, साइकिल के पहिए में जब कोई कांटा चुभ जाता है, तो जब कांटा चुभ जाता है तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? उसको पंचर ही बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको पंचर बोलते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि जब कोई नुकीली चीज़ चुभे तो उससे जो होने वाला घाव है इसको हम लोग पंचर वाउंड बोलते हैं, पंचर घाव बोलते हैं। अब इसको चलिए समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर हमने वाउंड्स के टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। वाउंड्स के टाइप्स दिए हुए हैं, कौन कौन से वाउंड्स। ये है आपकी नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन को इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। इन सीजन वाउंड हम कब बोलेंगे? इन सीजन वाउंड तब बोलेंगे जैसे मान लो ये किसी ने चाकू से मार दिया आपको, किसी ने तलवार से मार दिया, या फिर कोई धारदार वस्तु आपके स्किन पर किसी ने मार दिया, या फिर मान लो अनजाने में लग गया, तो जो आपकी स्किन कटेगी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से स्किन जो कटती है इसको हम बोलते हैं इन सीजन वाउंड। क्या बोलते हैं? इन सीजन वाउंड या फिर इन सीजन घाव इसको हम बोलते हैं। और अभी जो सुई वाली चीज़ हम आपको बता रहे थे इसको हम बोलते हैं पंचर वाउंड। जब कोई पतली, बहुत पतली सुई आपके स्किन में एंटर करती है तो उसको हम पंचर वाउंड बोलते हैं। एंड थोड़ी सी अगर ये सुई मोटी है और ये घाव थोड़ा सा ज़्यादा करती है तो इसको हम पेंट्रेशन वाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम पेंट्रेशन वाउंड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट वाउंड्स के टाइप दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। धारदार वस्तु से होने वाला घाव, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इन सीजन वाउंड बोलते हैं। जब धारदार वस्तु से घाव लगे तो क्या बोलेंगे? इन सीजन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक क्वेश्चन अभी मिल गया। यही होता है जब आप चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर आपका नुकीली चीज़ पूछी गई थी, यहाँ पर आपसे धारदार वस्तु पूछ लिया गया, तो इसको क्या कहते हैं? इन सीजन। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 284, अक्ष तंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? जो एक्सिलरी इंजरी है, एक्सिलरी इंजरी इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी? पेट से संबंधित है, छाती से, सिर से बेसिकली जो ब्रेन आपका है, ब्रेन से, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो 284 का जो सही जवाब हो जाएगा, इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है एक्सिलरी इंजरी। भाई जब इनमें से किसी से संबंधित नहीं है तो फिर किससे संबंधित है ये? तो ये जो होता है ये बेसिकली एक ऐसी इंजरी होती है जिसमें कंधे की गति या संवेदना लॉस हो जाती है, ठीक है। ये एक ऐसी इंजरी होती है या फिर एक ऐसी चोट होती है जब आप अपने कंधे, जैसे अभी आप क्या है, अभी आप बैठे हैं, आप अपने कंधे को मूवमेंट कर सकते हैं, कंधे को मूव करा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन जब आपको ये एक्सिलरी इंजरी हो जाएगी तो आप अपने कंधे का मूवमेंट नहीं करा पाएंगे, ये लॉस हो जाएगा। मतलब ये जो मूवमेंट कराने की कैपेबिलिटी है आपके अंदर, ये लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 285, यदि घाव से रक्त बह रहा है तो रक्त को किस प्रकार रोका जा सकता है? किस प्रकार रोकें? बर्फ लगाकर, पानी डालकर, साफ कपड़े से दबाकर, दबाव देकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इफ़ द वाउंड इज ब्लीडिंग,
ठीक है, घाव से रक्त बह रहा है, हाउ टू स्टॉप इट, बाई पुटिंग आइस, बाई पावरिंग वाटर, या फिर अप्लाई प्रेशर विद ए क्लीन क्लॉथ। तो सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सी, आप एक क्लीन क्लॉथ से उस पर प्रेशर डाल के उसको स्टॉप कर सकते हैं ब्लीडिंग को। ठीक है, और यही सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 286 दो भारी वस्तुओं के दबने से होने वाली इंजरी क्या है। ठीक है, दो भारी वस्तुओं से दबने से होने वाली इंजरी कौन सी है। इंजरी कॉज्ड बाय बीइंग हिट बाय टू हैवी ऑब्जेक्ट, फेंटिंग, क्रश इंजरी, पाल्मोनरी स्ट्रोक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्रश इंजरी। ठीक है, कौन सी इंजरी, क्रश इंजरी। जब कोई वस्तु, भारी वस्तु आपके ऊपर गिर जाए, आपके पैर के ऊपर गिर जाए, हाथ के ऊपर गिर जाए, तो उसको क्या कहेंगे, क्रश इंजरी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 287, निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं आता है। निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाउंड कैटेगरी, फ्रैक्चर, एब्रेशन, इंसीजन या फिर लेसरेशन। तो देखो इंसीजन, लेसरेशन तो अभी हमने आपको दिखाया, और एब्रेशन ये भी, ये तीनों के तीनों क्या हैं, घाव हैं। मतलब कि घाव का मतलब तब होता है जब आपकी स्किन कट जाए, बेसिकली क्या हो, आपकी स्किन कट जाए तो वो होता है घाव। लेकिन फ्रैक्चर जो है ये बोन से रिलेटेड है, किससे, हड्डियों के आपसे रिलेटेड है, तो रिलेटेड है बोन से। ठीक है, किससे रिलेटेड, बोन से रिलेटेड है फ्रैक्चर। जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो उसको क्या कहते हैं, बेसिकली उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। तो पूछ रहा था कि कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं आता, तो फ्रैक्चर जो है ये घाव की श्रेणी में नहीं आता। बाकी एवरेशन, इंसीजन एंड लेसरेशन ये तीनों के तीनों घाव हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये लेसरेशन वाउंड है, ये इंसीजन वाउंड है, और कौन सा था, लेसरेशन हो गया, इंसीजन हो गया, एंड एब्रेशन। तो एब्रेशन ये देखिए, जब आप किसी खरोच आपकी स्किन पे लग जाए, जब आपकी स्किन पे क्या हो, खरोंच लग जाती है, तो उस घाव को हम क्या कहते हैं, उस घाव को हम कहते हैं एब्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 288 नंबर है, वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको करवाया है। 206 होती हैं। यदि आपसे पूछे कि चिल्ड्रन में, न्यू बॉर्न बेबी में, ठीक है, चाहे आपको जन्मजात शिशु में पूछे या फिर चिल्ड्रन में पूछे, तो आपको कितनी बतानी है, 300 से 306 के बीच हड्डियां पाई जाती हैं। और जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं, और लास्ट में जब वयस्क मनुष्य हो जाता है वो, तो 206 हड्डियां बचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 289, रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया। ज्वाइंट्स आर डिवाइडेड हाउ मेनी पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, 5, 3, 7 एंड 2। तो 289 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ये 7 पार्ट में बांटा गया है रचना के आधार पर जोड़ों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 289 के बाद 290 नंबर क्वेश्चन है, हिंज संधि को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है। हिंज संधि को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है। कब्जेदार संधि, घुमावदार संधि, सैडल संधि या फिर फिसलने वाली संधि। तो 290 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, कब्जेदार संधि। ठीक है, हिंज संधि को किस नाम से जाना जाता है, तो कब्जेदार संधि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। 291 नंबर क्वेश्चन हमारा, कार्य के आधार पर मांसपेशी को कितने वर्गों में बांटा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लासेस, 5, 2, 4 एंड 3। तो कार्य के आधार पर मांसपेशी को 3 पार्ट में बांटा जाता है। कितने पार्ट में बांटा जाता है, 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला जो है वो है स्केलेटल। ठीक है, स्केलेटल अर्थात ऐसी मांसपेशियां जो कंकाली मांसपेशियां हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इनको, कंकाली मांसपेशियां। दूसरा होता है स्मूथ, जो चिकनी मांसपेशियां हैं, चिकनी। एंड तीसरा जो है वो है कार्डियोइक। क्या है, कार्डियोइक। इनको जो हृदय में पाई जाती हैं, हृदय संबंधित। ठीक है,
जो कार्डियोइक मांसपेशी है हृदय से संबंधित है, चिकनी मांसपेशी और कंकाली या फिर स्केलेटन मांसपेशी जो हैं, स्केलेटन मसल्स, ये 3 टाइप्स की मसल होती हैं अपने फंक्शंस के बेसिस पे। ठीक है, जब आपसे पूछेगा बेसिस ऑन द फंक्शंस तो आपको बताना है 3 टाइप्स। 292 है वो पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती रहती हैं, किस नाम से जानी जाती हैं? अनैच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी, हृदय पेशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जानी जाती हैं दोस्तों कार्डियक मसल्स। ठीक है, हृदय की जो पेशी होती हैं ये बिना थके हुए निरंतर कार्य करती रहती हैं। अब इमेजिन करो आप कि यदि मान लो हृदय की जो पेशी हैं वो अपना कार्य करना बंद कर दे, तब तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा भाई, है ना। हमारा हृदय निरंतर कार्य करता रहता है, इसीलिए तो हम जीवित हैं। अगर ये कार्य करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अपना कार्य करती रहे, है ना, जिससे हम भी अपना कार्य करते रहें। तो हृदय की जो पेशी है ये निरंतर बिना थके हुए कार्य करती रहती है, इसको हम कार्डियक मसल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 293, ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बाहर निकल आती है उसे किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रैक्चर इन विच द बोन्स कम आउट एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग इट? ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर या फिर कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर? क्या आप कहेंगे इसको? कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर, ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, ओपन या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर। संयुक्त फ्रैक्चर या यहाँ पर देखिए ओपन फ्रैक्चर भी बोलते हैं इसको, कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर ओपन फ्रैक्चर में बेसिकली जब होता है ये हड्डी स्किन के बाहर आ जाती है। ठीक है, हड्डी जो है त्वचा से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 294, बच्चों में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? बकल फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? बकल फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बकल फ्रैक्चर। बकल फ्रैक्चर जो होता है यह बेसिकली बच्चों में मोस्टली ये देखने को मिलता है, ये मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है इन चिल्ड्रेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 295, शरीर का अधिकांश वजन किस प्रकार की मांसपेशी के कारण होता है? व्हिच टाइप ऑफ मसल्स कैरीज मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट? स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटन मसल्स? जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं बेसिस ऑन द फंक्शंस के आधार पर 3 टाइप्स की मसल होती है, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटन मसल्स। तो जो हमारी स्केलेटन मसल्स होती हैं ये शरीर का सबसे ज़्यादा वेट कैरी करती हैं एक, और लगभग इनका परसेंटेज में बात करें तो 40% जो वेट होता है वो कैरी करती है स्केलेटल मसल्स। ठीक है, टोटल वेट का 40% वेट इन्हीं का होता है। तो कंकाल पेशी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 296, कंधे का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? आपको बताना है द शोल्डर जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, हिंज जॉइंट इसको बोलेंगे, ग्लिडिंग जॉइंट। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। किसका है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है कौन? शोल्डर जॉइंट। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? और यहाँ पर अंग तंत्र पूछना चाहिए क्योंकि सही जवाब इसका होगा नर्वस सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी? तो हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी हैं वो नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जिसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 298, हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पहली बात, एक क्वेश्चन ये आपको ध्यान में रखना है
कि आपसे पूछेगा कि हाइपोथैलेमस का वर्क क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है। तो आपको याद रखना कि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और पूछ रहा है कि यह कहाँ पाया जाता है। इन द ह्यूमन बॉडी वेयर इज हाइपोथैलेमस विच कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो दोस्तों लीवर में, पैंक्रियाज में, थायराइड में या फिर मस्तिष्क में। तो जो हाइपोथैलेमस होता है ये ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। ये देखिए हमने इमेज भी लगाया हुआ है, ये है हाइपोथैलेमस आपका। ठीक है, और ये आपका पूरा का है पूरा ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? इन ब्रेन। नेक्स्ट हमारा है 299, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो अभी हमने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से सारी चीज़ें सुनी है तो आपको याद होगा कि विच वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, दोनों बोल सकते हो, यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स, हमने अभी आपसे क्या कहा था, न्यूरॉन्स जो है ये तंत्रिका तंत्र की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और इस वीडियो का, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि न्यूरॉन्स कितनी तरह के होते हैं। न्यूरॉन्स आर हाउ मेनी टाइप्स? 1, 2, 3 एंड 4। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो आपका टाइप होता है न्यूरॉन्स का वो होता है सेंसरी। पहला टाइप कौन सा है? यहाँ पर हम आप लिखे दे रहे हैं, सेंसरी होता है। दूसरे टाइप की बात करें तो मोटर। ठीक है, और तीसरा जो आपका टाइप होता है वो होता है इंटर न्यूरॉन्स। तो ये 3 सेंसरी, मोटर्स एंड इंटर न्यूरॉन्स, ये 3 टाइप्स हैं आपके न्यूरॉन्स के। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है और इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे और नेक्स्ट वीडियो में और उसका जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।